नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। चलिए सबसे पहले आज बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर की, जहां पर भारी बिकवाली दिख रही है। एमसीएक्स पर सोने का दिसंबर का वायदा, जो अगला कॉन्ट्रैक्ट है, अक्टूबर का वायदा, हालांकि परसों इसकी एक्सपायरी है 5 अक्टूबर को, तो दिसंबर का वायदा एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है, जहां पर 900 रुपए से ज्यादा की गिरावट दिख रही है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, भाव 56,700 रुपए के नीचे 1.5% से ज्यादा की गिरावट फिलहाल दिख रही है। अगर मई के हाई से अगर देखें तो 11% से ज्यादा की गिरावट सोने में अब तक आ चुकी है। 6 महीने से ज्यादा के निचले स्तरों पर भाव पहुंच चुका है। चांदी में तो आज इंट्राडे में 4,000 रुपए से भी ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है, और चांदी एमसीएक्स पर इंट्राडे में 65,666 रुपए के करीब लुढ़क कर चली गई। 4.5% तक की गिरावट अभी भी चांदी में दिख रही है। इंट्राडे में 5% से भी ज्यादा की गिरावट चांदी में दिख रही थी। भारी बिकवाली गोल्ड और सिल्वर में। अब सवाल है, गिर क्यों रहा है गोल्ड और सिल्वर, और जो निवेशक है, ट्रेडर्स है, उनको इन लेवल्स पर क्या करना चाहिए। जिस तरह से डॉलर पर में तेजी लगातार बनी हुई है, उससे दबाव बना है। बॉन्ड यील्ड पर दबाव बन रहा है। बॉन्ड यील्ड, जो यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड की बात करें तो वो 4.68% के आसपास है। ऐसे में जहां पर फिक्स्ड ब्याज मिलता है, अगर ब्याज दरें ऊपर जाती है तब बॉन्ड यील्ड ऊपर की तरफ जाते हैं। डॉलर में भी मजबूती दिखती है, तो फिक्स इंस्ट्रूमेंट में अगर रिटर्न ज्यादा मिलता है तो गोल्ड में रुझान कम होता है, क्योंकि यहां पर फिक्स आपको रिटर्न नहीं मिलता है। इस वजह से लोग फिक्स इंस्ट्रूमेंट की तरफ ज्यादा मूव करते हैं, तो यह फायदा यहां पर कम हो रहा है गोल्ड को लेकर, और यही वजह है कि बिकवाली दिख रही है। साथ ही हाजिर डिमांड भी यहां पर कमजोर अब तक रही है। फेस्टिव सीजन का आगाज हो चुका है, लेकिन अब तक इस तरह की रिपोर्ट नहीं है कि जहां पर इंकरेजिंग नंबर हो। बहुत अच्छी डिमांड अब तक नहीं दिखी है। यह भी वजह है, चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड अब तक कमजोर है और लगातार इस पर दबाव बन रहा है। फेड की तरफ से यह भी कहा गया है कि एक और बार ब्याज दरें वो बढ़ा सकते हैं, और जो ब्याज दरें हैं वो ऊपर की तरफ काफी लंबे समय तक रह सकती है। यह चिंता बुलियन मार्केट पर दबाव बना रहे हैं। हमारे साथ आज 4 मेहमान हैं जो बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर पर, और आपको तमाम तरीके से राय देंगे, चाहे वो हाजिर को लेकर हो, लॉन्ग टर्म हो, चाहे शॉर्ट टर्म को लेकर हो, आपको क्या करना चाहिए, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से, दिव्या गगलानी है एक्सिस सिक्योरिटीज से, और 2 खास मेहमान हैं जो सिर्फ और गोल्ड सिल्वर पर बात करने के लिए हमारे साथ आए हैं। हर्षल बरोत है, सीनियर कंसल्टेंट है मेटल फोकस के, और राहुल मेहता है, एमडी है सिल्वर एम्पोरियम के, सिल्वर के बड़े कारोबारी है। सबसे पहले दिव्या, आप बताइए टेक्निकली आपको कैसा दिख रही है, क्योंकि इस तरह की गिरावट में एक टेक्निकली बाउंस बैक भी दिखता है, इसलिए टेक्निकल लिहाज से मैं जानना चाह रहा हूं, क्या गोल्ड और सिल्वर को आज सपोर्ट कहां पर दिख रही है। दिसंबर के वायदा के लिए बताइएगा दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट में। गुड मॉर्निंग ईश्वन जी। अगर गोल्ड प्राइस की मैं बात करूं तो 58,500 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। जब उसका ब्रेकडाउन हुआ तो हमें एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ देखने मिला, ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट करेक्शन देखने मिला। मेन फैक्टर जो आपने डिस्कस किया कि डॉलर इंडेक्स जो है वो 11 मंथ के हाइप पे है, और साथ में जो ट्रेजरी यील्ड है वो भी ऑलमोस्ट 16 साल के हाई पे है। तो उसके वजह से जो शॉर्ट टर्म यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसकी डिमांड बढ़ गई है। और जैसे कि फेड ने भी जो स्टेटमेंट दिया कि मल्टीपल रेट हाइक की पॉसिबिलिटी है, और साथ में लंबी अवधि के लिए और लोग इंटरेस्ट रेट जो है ऊंचा रख सकते हैं, तो उसके वजह से जो इन्फ्लेशन है वो भले कंट्रोल में आ जाएगा, पर गोल्ड और सिल्वर के लिए वो नेगेटिव है, क्योंकि वो एक नॉन यील्डिंग एसेट है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो ये एक मेन रीजन है जिसमें हमें सेल ऑफ देखने मिल रहा है। और अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो 56,000 का जो नीचे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जब तक प्राइसेस यहाँ पे इंटेक्ट रहते हैं तब तक एक साइडवेज मूवमेंट हमें देखने मिल सकता है। पर एज ऑफ नाउ हमें गोल्ड में ट्रेंड के आदि चलना चाहिए, सेल ऑन प्राइस करके चल 1000 पे आपको सपोर्ट दिख रहा है। चांदी को लेकर छोटा जवाब दे दीजिए, फंडामेंटल्स तो आपने बता दिए हैं, अब टेक्निकली मुझे बताइए कि चांदी आपको कैसी दिख रही है। इतनी गिरावट के बाद भी चांदी कमजोर आपको दिख रही है चार्ट पर, दिव्या? चलिए, आपके ऑडियो में कुछ इशू है, उसे वापस से ठीक करके वापस आपके पास आएंगे। हर्षल बरोत हमारे साथ है, सीनियर कंसल्टेंट है मेटल फोकस के। हर्षल, आपको क्या लग रहा है, क्यों गिर रहा है गोल्ड और सिल्वर, और कितनी गिरावट आपको दिख रही है? तो देखिए विश्व मोहन, गोल्ड में और सिल्वर में आप देखें तो एक डेवलपमेंट अगर आप लास्ट 6 महीने में अगर आप नोट करें कि इन्वेस्टर्स है या मार्केट एक्सपेक्टेशन जो है वो कंसिस्टेंटली फेड के आउटलुक से डाइवर्स कर रही थी। तो
तो फॉर एग्जांपल एसवीबी क्राइसिस के बाद मार्केट ये सोच रहा था कि 2024 में 125 बेसिस पॉइंट के भी रेट कट आ सकते हैं क्योंकि यूएस में रिसेशन आएगा। अब धीरे धीरे जैसे यूएस रिसेशन पॉसिबिलिटी जो है वो कम होती गई है और फेड ने कंटिन्यूसली जो हॉकिश सिग्नल्स दिए हैं उसके चलते अब मार्केट धीरे धीरे उस बात पे अलाइन कर रहे हैं। तो अब जब जैसे कि आपने कहा कि यूएस की ब्याज दरें ऑलरेडी इतनी हाई है, यूएस ट्रेजरी यील्ड 4.5% जो क्रिटिकल लेवल है वो क्रॉस कर चुकी है, डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग है और पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो यूएस इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड में अभी फिलहाल सबसे लार्जेस्ट जो है बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमी की तरह प्रूव हो रही है क्योंकि चाइना में स्लो डाउन है, यूरोप में स्लो डाउन कंसर्न है, तो वो भी एक डॉलर को एक सपोर्ट दे रहा है। तो हमें अभी भी लगता है कि ये सब फैक्टर्स जो है जस्ट अभी प्ले आउट होना शुरू हुए हैं, तो हम और डाउन साइड जरूर देखते हैं। ये डेफिनेटली हो सकता है कि साइकोलॉजिकल लेवल से फॉर एग्जांपल गोल्ड में $1800 के जो लेवल है वहां पे कुछ सपोर्ट डेफिनेटली मार्केट को मिल सकता है, बट वर्स्ट केस हम उसे 1750 लेवल पे भी गोल्ड को जाकर वो देख सकते हैं। सिमिलरली सिल्वर में भी आप देखें तो आज ऑलरेडी सुबह $21 के नीचे मार्केट डिप कर चुका है। ये सिल्वर में और एक $1 की अगर गिरावट आ जाए तो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग ही होगा, बट वॉलेटिलिटी रहेगी, तो बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए अगर स्पेशली अगर आप ट्रेडर हो। ओके, यानी टेक्निकल बाउंस छोटे मोटे दिख सकते हैं लेकिन नीचे की तरफ $1800 कॉमेक्स पर जहां पर सपोर्ट दिख रहा है, अगर वो तोड़ के नीचे आता है तो $1750 भी कॉमेक्स पर आ सकता है और $1 की गिरावट चांदी में और दिख रही है, यानी $20 के आसपास चांदी कॉमेक्स पर आ सकती है। अगर एमसीएक्स में उस लेवल को कन्वर्ट करे, करेंसी के फैक्टर को हम कांस्टेंट मानकर अगर चले तो एमसीएक्स पर कौन से लेवल आपको नीचे में दिख रहे हैं गोल्ड और सिल्वर के? तो देखिए एमसीएक्स पे आई थिंक साइकोलॉजिकली 65,000 के जो लेवल्स है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिल्वर के पर्सपेक्टिव से। गोल्ड हमें लगता है कि 55 से 56,000 के बीच के जो लेवल्स है वहां पे फिजिकल मार्केट सपोर्ट करने लग जाएगा क्योंकि अब फेस्टिव और वेडिंग सीजन आ रही है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंज्यूमर बाइंग इस लेवल पे पिकअप होगी। कंज्यूमर बाइंग लौटेगी। 55,000 के आसपास अच्छा सपोर्ट दिख रहा है एमसीएक्स पर और 65,000 के आसपास चांदी में जहां से रिकवरी की उम्मीद की जा रही है। राहुल हमारे साथ है, राहुल मेहता है, चांदी के बड़े कारोबारी है, जवेरी बाजार में बैठते हैं। राहुल, चांदी को लेकर किस तरह की डिमांड है आपकी दुकानों में? क्या फेस्टिव डिमांड शुरू हो चुकी है? लोगों की अच्छी मांग है क्या चांदी की? विश्वास से जैसे हम लोगों ने काफी टाइम से, मैंने पिछले भी बताया था कि फेस्टिव डिमांड काफी स्ट्रांग चल रही है, अभी भी बाइंग काफी अच्छी हो रही है और अभी रेट नीचे आने से डिमांड काफी स्ट्रांग रहने वाली है। वेडिंग डिमांड है, आगे फेस्टिविटीज आ रही है, दिवाली आ रही है, दिवाली की गिफ्टिंग में भी अच्छी डिमांड रहने वाली है। तो वो डिमांड साइड में देखने जाए, वैसे चांदी इतनी नीचे गिर गई है, प्राइस नीचे आ गए तो डिमांड और ज्यादा बढ़ेगी और ये भाव में अच्छी खासी कंज्यूमर की बाइंग आ रही है। कंज्यूमर की बाइंग आ रही है लेकिन भाव पर अभी तक नहीं दिख रहा है, हालांकि इंटरनेशनल मार्केट ड्राइव करता है अपने मार्केट को। क्या लग रहा है, आप किस तरह की चाल चांदी में आगे देख रहे हैं और क्या सलाह देंगे अगर किसी को खरीदना है चांदी इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से, उनको किन लेवल तक इंतजार करना चाहिए? हर्षल को आप सुन रहे थे, वो 65,000 के आसपास उनको लग रहा है चांदी यहां से बाउंस बैक कर सकती है। आपको क्या लग रहा है, किस लेवल पे खरीदे चांदी? मेरा भी पर्सनली ध्यान 65,000 लेवल का काफी स्ट्रांग है, वहां पे अच्छी खासी बाइंग आनी चाहिए। मगर इस बार ये देखना चाहिए कि जो ऊपर के भाव में इन्वेस्टमेंट डिमांड काफी कम थी, तो इस बार इन्वेस्टरों ने पैसा नहीं खोया है चांदी में। जैसे ऊपर के भाव में 73, 74 में इन्वेस्टमेंट डिमांड ओवरऑल मार्केट में बहुत कम थी, तो 65,000 के आसपास अगर चांदी के लेवल्स आते हैं तो अच्छी बाइंग बन सकती है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। ओके, यानी दोनों एक्सपर्ट्स को लग रहा है कि 65,000 के आसपास चांदी आपको खरीदना चाहिए। शुक्रिया हर्षल आपका और राहुल जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और बताया गोल्ड और सिल्वर में क्या करना चाहिए, किन लेवल्स के पास आपको एंट्री करनी चाहिए, एक लेवल्स बता दिए। अब भाभी के पास चलते हैं। भाभी, आप बताइए गोल्ड और सिल्वर इन दोनों पर आपकी राय क्या है? गुड मॉर्निंग विश्वमन जी। देखिए, अगर इंट्राडे की बात है तो अगर जब भी बड़ा गैप अप या गैप डाउन आता है तो उसके बाद थोड़ा लेवल्स देखना भी थोड़ा डिफिकल्ट रहता है और कॉल लेना भी डिफिकल्ट रहता है। हालांकि चांदी अभी भी मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत और वीक हो सकती है, बट डेली में देखें तो दोनों गोल्ड और सिल्वर में ओवरसोल्ड में जरूर से आ चुका है। तो आई थिंक गोल्ड मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है। आई वुड से कि गोल्ड अगर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट नीचे अगर आता है 56,500 के करीब तो एक बार शॉर्ट लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं 56,750 के टारगेट के लिए।
और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 56,350 का। और ये छोटी क्वांटिटी मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि आज अच्छे खासे हमने फॉल देखी है, तो यहाँ से अभी शॉर्ट नहीं बन रहे। अगर शॉर्ट किसी को करना भी है तो आई थिंक थोड़ा बाउंस आता है तो, बट करंट लेवल से मैं बोलूंगा कि थोड़ा डिप मिलता है, एक बार आप लॉन्ग कर सकते हैं। यानी डिप पर खरीदारी की सलाह है। लेकिन जो अच्छा सपोर्ट के लेवल्स अभी एक्सपर्ट जैसे बताए थे, 55,000 के आसपास गोल्ड को काफी अच्छा सपोर्ट है, और 65,000 पर चांदी को, जहां पर लग रहा है जो सप्लाई जोन है वहां पर अच्छी सप्लाई आ सकती है ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से। और ये जो भाविक या दिव्या बता रहे हैं आपको, टेक्निकली आज के लिए इंट्राडे के लिए अगर आप ट्रेडर हैं तब इस कॉल पर आप ध्यान दें और बिना स्टॉप लॉस के कोई भी ट्रेड ना करें। चाहे जो दिव्या के कॉल आपके स्क्रीन पे देख रहे हैं या भाविक के, दोनों कॉल आपके सामने यहां पर दिख रही है। प्योरली टेक्निकल बेसिस पे ये दोनों कॉल हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं मॉनसून को लेकर। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं, मृत्युंजय महापात्र हैं, डीजी हैं आईएमडी से। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया ईटी नाउ स्वदेश को। सर, हमारा 2 साल भी पूरा हो रहा है, कल हम 2 साल के हो गए ईटी नाउ स्वदेश। इस पर आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बधाई देना चाहता हूं कि ईटी नाउ 2 साल अभी कंप्लीट हो रहा है, और आप सभी को भी हमारा हार्दिक अभिनंदन 2 साल पूर्ण होने पर। ओके, शुक्रिया सर। सर अब बात कर लेते हैं मॉनसून की। सर 5 साल में सबसे कम बारिश हुई है, क्या लग रहा है आप कौन से ऐसे फैक्टर थे? एल नीनो की चिंता थी या कुछ और? किस वजह से मॉनसून में इतनी कमी देखने को मिली सर इस बार? मैं तो ऐसे बोलूंगा कि इस बार अच्छा ही बारिश हुआ है। आपको ऐसा सच है कि 6% एग्जैक्ट तो 5.6% कम बारिश हुआ है, इतना बारिश यूजुअली होता है। और अब देखें कि जो डिस्ट्रीब्यूशन रहा कंट्री में, सिर्फ ईस्टर्न इंडिया की कुछ हिस्से जैसे कि ईस्ट यूपी, बिहार, झारखंड और केंद्रीय वेस्ट बंगाल छोड़ के और सभी जगह पे लगभग अच्छा बारिश हुआ है। और कुछ इलाका रहा जैसे कि इंटीरियर पार्ट ऑफ साउथ कर्नाटक और केरला की कुछ हिस्सा, वहां भी डेफिशिएंट रेनफॉल रहा है। और आप देखेंगे ये जो साल था इसमें एक थ्रेट था कि एल नीनो डेवलप हो रहा है, और एल नीनो डेवलप हुआ। लोग सोच रहे थे, एक मन में एक शंका था कि रेनफॉल डेफिशिएंट हो जाएगा, और रेनफॉल डेफिशिएंट हुआ नहीं, रेनफॉल अच्छा रहा। इसका वजह यही रहा कि जो नेगेटिव इंपैक्ट एल नीनो का था, इसको काउंटर करने के लिए बहुत सारे लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हुआ। 15 लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हुआ मानसून सीजन पे, जिसकी वजह से अच्छा बारिश हुआ। इसके साथ साथ टोटल नंबर ऑफ डेज देखें लो प्रेशर सिस्टम का, ये 55 डेज के लो प्रेशर सिस्टम होता है नॉर्मली, और इस बार 65 डेज लो प्रेशर सिस्टम रहा। तीसरा बात यह है कि जो एक मेडेंटुलियन ऑसिलेशन होता है, वो ऑसिलेशन इस बार जुलाई और सितंबर महीना में बहुत एक्टिव रहा, जिसकी वजह से जुलाई और सितंबर महीना में बहुत अच्छा बारिश हुआ, एक्सेस रेनफॉल हुआ। और जून और अगस्त महीने में ये अनफेवरेबल रहा, इसके लिए कम बारिश हुआ। तो मैं ये बोलूंगा कि एल नीनो के अलावा जो मेडेंटुलियन ऑसिलेशन है वो फेवरेबल रहा जुलाई और सितंबर में, और इसके साथ साथ जो इंडियन ओशन डाइपोल है वो भी सितंबर महीना में पॉजिटिव हो गया, जो भी एल नीनो का इंपैक्ट को काउंटर किया। और थर्ड रहा कि लो प्रेशर सिस्टम्स। तो इसके लिए जो हम पहले हमारा जानकारी दिए थे अप्रैल 11 तारीख को, उसमें बताए थे कि जरूर एल नीनो डेवलप होगा, और इसका जो डेफिशिएंट रेनफॉल कराने का जो इम्पैक्ट है, इसको काउंटर करने के लिए ऐसे सर्कुलेशन डेवलप होगा, और ऐसे ही फाइनली हुआ है। ओके महापात्र सर, अब आपसे मेरा अगला सवाल होगा अक्टूबर को लेकर। कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी भी फसलें खड़ी हैं, हार्वेस्टिंग नहीं हो रही है। क्या लग रहा है अक्टूबर में किन इलाकों में बारिश हो सकती है? अभी तो अक्टूबर में देखिए कि बारिश अच्छा हो रहा है आपका ईस्टर्न इंडिया में और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। सो ईस्ट से शुरू करके बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इसमें अच्छा बारिश हो रहा है, क्योंकि एक लो प्रेशर एरिया जो डेवलप हुआ इसकी वजह से बारिश हो रहा है। इसके साथ साथ जो साउथ पेनिनसुला एरिया है वहां भी एक लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हुआ, डिप्रेशन होते हुए साउथ को कंट्रोल किया, इसके वजह से भी साउथ पेनिनसुला एरिया में बारिश हो रहा है। मगर इसका ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ईस्टर्न बारिश अगले 3 दिन के लिए भी जारी रहेगा। और अक्टूबर महीना का जो हमारा पूर्वानुमान है, इसमें यही है कि जो सदर्न इंडिया है जहां बारिश जरूरत होता है, इसमें बारिश होगा। आपको पता है कि जो साउथ ईस्ट मानसून लगभग 15 अक्टूबर तक रिट्रीट कर जाता है, और फिर नॉर्थ ईस्ट मानसून एडवांस करता है। और नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से साउथ ईस्ट पेनिनसुला जैसे कि तमिलनाडु, पुडुचेरी, साउथ आंध्र प्रदेश, साउथ कर्नाटक, केरला में अच्छा बारिश होता है।
हमारे पूर्वानुमान है कि अक्टूबर महीना और अक्टूबर दिसंबर महीना में भी ये एरिया में नॉर्मल बारिश रहेगा। सो जो एलिनो ईयर्स की बात आ रहा था, एलिनो ईयर्स में यूजुअली दिखाया गया पास्ट में कि तमिलनाडु, पुडुचेरी वगैरह एरिया में अच्छा बारिश होता है। ओके तो इसलिए ये जो एरिया यूजुअली ज्यादा बारिश मिलता है, वहां इस बार अच्छा बारिश होने का पूर्वानुमान भी है। और नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में यूजुअली ज्यादा बारिश होता ही नहीं अक्टूबर में, क्योंकि मानसून विड्रॉ होता है इस पीरियड में। ऑलरेडी मानसून विड्रॉ हो चुका है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। आज लगभग मोस्ट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में विड्रॉ हो चुका है। वेस्ट सेंट्रल इंडिया जैसे गुजरात के बहुत सारे हिस्सा से भी मानसून विड्रॉ हो चुका है। ओके तो इसलिए मानसून की वजह से जो बारिश होने वाला है वो अक्टूबर महीने में तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होगा नहीं, और कभी कभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पैसेज होते हुए कहीं कहीं बारिश हो सकता है। हमारा जो पूर्वानुमान है इस बार कि सेंट्रल इंडिया माने गुजरात, मध्य प्रदेश वगैरह जो एरिया है उस एरिया में ज्यादा बारिश नहीं होगा, डेफिशिएंट रेनफॉल रहेगा अक्टूबर में। और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में और साउथ ईस्ट पेनिनसुलर इंडिया में नॉर्मल रेनफॉल रहेगा। और अक्टूबर महीना में जो ईस्टर्न इंडिया और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहां नॉर्मल से एबो नॉर्मल रेनफॉल रहेगा। ओके महापात्र सर, अब आपसे मेरा दो सवाल होगा। एल नीनो कब तक एक्टिव रहेगा अगले साल में, और दूसरा सवाल होगा मॉनसून की वापसी को लेकर, पूरे देश में कब से मॉनसून सीजन की वापसी हो जाएगी? हालांकि वापसी शुरू है, पूरी तरह से कब तक ये पूरा सीजन खत्म हो सकता है? 30 सितंबर तक का तो एक सीजन होता है, लेकिन जो रिट्रीवल होता है, जो वापस जाने में देरी होती है। पहले मैं विड्रॉल के बारे में बता दूं आपको। विड्रॉल यूजुअली सितंबर 17 में शुरू होता है साउथ वेस्ट राजस्थान से। इस बार सितंबर 25 में विड्रॉल शुरू हुआ और अक्टूबर 15 के आसपास पूरी कंट्री से मानसून विड्रॉ हो जाता है। और अभी जो विड्रॉल हुआ है, थोड़ा लेट विड्रॉल चल रहा है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में अभी, और एक लो प्रेशर सिस्टम जो है अभी ईस्टर्न इंडिया में, इसकी वजह से भी विड्रॉल और थोड़ा डिले होगा सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न इंडिया में। और जो नॉर्मल डेट है, मुझे लगता है कि इससे थोड़ी से लेट में मानसून विड्रॉल होगा कंट्री से, और इसके बाद नॉर्थ ईस्ट मानसून एडवांस होगा साउथ ईस्ट पेनिनसुलर इंडिया। जो एलिनो की बात आपने किए हैं कि एलिनो का जो हमारा पूर्वानुमान है जो हम जारी किए हैं 30 सितंबर को, इसके हिसाब से एलिनो कंडीशन जो मॉडरेट कंडीशन है वो मॉडरेट टू स्ट्रांग कंडीशन जारी रहेगा इस साल। इसके बाद भी अप टू स्प्रिंग यानी अप टू मार्च नेक्स्ट ईयर भी एलिनो कंडीशंस रहेगा। और एलिनो कंडीशंस रहने से इसका इम्पैक्ट यही है कि अभी तो ये जो सीजन है इसमें बारिश के बारे में बता दें कि साउथ ईस्ट पेनिनसुला में यूजुअली अच्छा बारिश होता है एलिनो ईयर्स में। दूसरा ये है कि जो साइक्लोन्स वगैरह डेवलप होता है बे ऑफ बंगाल में, एलिनो ईयर्स में इसका फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी यूजुअली कम होता है। और सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में एलिनो के ईयर में ज्यादा साइक्लोन इम्पैक्ट होता है। और यहाँ नॉर्थ वेस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया की बात करें, वहां टेम्परेचर का इम्पैक्ट होता है। यूजुअली एलिनो ईयर्स में जो टेम्परेचर होता है एवो नॉर्मल रहता है। इसलिए हमारा जो प्रेडिक्शन अभी जारी हुआ है अक्टूबर महीना के लिए और अक्टूबर दिसंबर के लिए, जो टेम्परेचर ये नॉर्मल से एवो रहने का अनुमान है नॉर्थ वेस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया में। ओके, शुक्रिया मृत्युंजय सर, आपने वक्त निकाला और मानसून को लेकर बताया कि आगे किस तरह की स्थिति रह सकती है, कब तक मानसून की वापसी हो सकती है और एल नीनो का कब तक असर रहेगा और कहां-कहां कितनी बारिश हो सकती है आगे। चलिए वापस से एग्री मार्केट की ही एक बार चाल देख लेते हैं। आज ग्वार और मसालों में काफी बिकवाली दिख रही है। भाभी आप बताइए, ग्वार में क्या लग रहा है? बिकवाली थम नहीं रही। कई सारे किसानों से बात हुई थी, एक सेमिनार भी था जोधपुर में, वहां पे तो किसान कह रहे थे कि उन फसलों को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन भाव तो काफी लंबे समय से कमजोरी दिख रहा है। क्या लग रहा है, कब से ये रिकवरी की चाल दिख रही है आपको? टेक्निकली कहां पर सपोर्ट दिख रहा है आपको ग्वार में? आई थिंक थोड़ा सरप्राइजिंग है कि जैसे आपने भी बताया और ग्राउंड रिपोर्ट भी है कि काफी अगर यील्ड अगर देखें तो उसमें कम ही रहा है और काफी पाक जो है नुकसान हुआ है, बट उसकी वजह से उसके बावजूद भी अगर देखें तो प्राइसेस नीचे ही जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर टेक्निकली भी देखें तो एक सपोर्ट 5300 का आ रहा है
क्योंकि पहले भी हमने लेट जुलाई में देखा था कि वहां से एक रैली अच्छी खासी शुरू हुई थी 6600 तक के लिए। तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट इंट्राडे नहीं, बट अगर पोजिशनली किसी को ट्रेड करना है तो मुझे लग रहा है कि बॉटम शायद 5300 के करीब आ सकता है। तो एक बार 5300 के करीब आता है तो 3 से 4 दिन के ट्रेड के लिए कोई लॉन्ग कर सकता है 5200 के स्टॉप लॉस से। और ऊपर मुझे लग रहा है कि वापस टारगेट 56 से 5700 तक रख सकता है। तो यहाँ से और लग रहा है कि 100 रुपए की नीचे की चाल आ सकती है, तो 5300 पे एक अच्छा बेस बन रहा है, 5300 के करीब लॉन्ग कर सकते हैं। ओके, तो ये है। लेकिन अब तक जो सेमिनार की बातें यही थी, एक राय नहीं थी। हालांकि किसानों की राय एक थी, 90% किसानों ने माना कि फसलें खराब है। बारानी एरिया जहां पर 90% 80% खेती होती है राजस्थान के ग्वार की, वहां फसलों को काफी नुकसान हुआ है। कई सारे किसान तो ऐसे भी थे, उन्होंने 60-70% तक के नुकसान की भी बात कही थी। लेकिन जो फंडामेंटल एनालिस्ट थे, उनकी बातों से यही लग रहा था कि अभी भाव जो क्लैरिटी आएगी उसके बाद ग्वार चल सकता है। 15-20 दिनों में क्लैरिटी आ जाएगी कि किस तरह की फसल है, उसके बाद ग्वार की असल चाल का पता लग पाएगा। चलिए मसालों की बात कर लेते हैं फटाफट से, भाभी छोटे छोटे जवाब दीजिएगा। हल्दी आज काफी कमजोर दिख रही है, जीरा 2% कमजोर है, हल्दी करीब 2.5% से 3% कमजोर है, धनिया आधा % गिर रहा है। मसालों में इतनी गिरावट अब क्यों आ गई है? ओवरऑल सारे अगर हम देखें एग्रो में तो सेलिंग आ रही है, तो यही एक बात है। बाकी अगर फंडामेंटल देखें तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी डिफरेंस है। तो अभी भी अगर ये भी करेक्शन है तो आई थिंक इट इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो टर्मरिक जैसे हल्दी है तो वो 13,400 के करीब अगर आता है तो मैं लॉन्ग की रिकमेंडेशन करूंगा 14,000 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 13,000 का। और धनिया की बात करें तो धनिया में भी मुझे लग रहा है कि ये जो गिरावट है आई थिंक और थोड़ी 6700 तक आ सकती है। तो अगर वहां पे 6700 के करीब आती है तो लॉन्ग कर सकते हैं 6800 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 6650 का। तो दोनों में मुझे लग रहा है कि आज के दिन थोड़ी गिरावट आ सकती है, बट अगर बाइंग करना है तो थोड़ा करेक्शन के लिए वेट कीजिए, वहां पे एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ओके, चलिए अब वापस से नॉन एग्री मार्केट का रुख कर लेते हैं। आज बेस मेटल्स काफी गिर रहा है। दिव्या आप बताइए, चौतरफा बिकवाली है, 3-3% तक की गिरावट दिख रही है, क्यों गिर रहे हैं, क्या करना चाहिए? छोटा जवाब दीजिएगा, अपने कॉल्स भी बता दीजिएगा साथ में। बेस मेटल की बात करूं तो कल जैसे कि फेड ने हॉकी स्टेटमेंट दिया था, उसके वजह से हमें एक सेल ऑफ देखने मिला कॉपर के अंदर और बाकी भी बेस मेटल में। और इन्वेंट्रीज की मैं बात करूं तो एलएमए में काफी बढ़ गई है, तो एक नेगेटिव साइन है कॉपर के लिए। तो कॉपर हम सेल ऑन राइज करके चल सकते हैं, 707 के आसपास सेल करके चले, स्टॉप लॉस हम 710 का रखें और टारगेट नीचे में 703 का मेंटेन करें। और जिंक की मैं बात करूं तो जिंक में एक स्ट्रेंथ अभी भी दिख रहा है, ब्रेकआउट जोन के आसपास वापस से मिला है हमें, तो 225 के आसपास बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस हम 223.50 का रखें और टारगेट ऊपर में 227 का मेंटेन करें। ओके, यानी जिंक खरीदना है, कॉपर अभी भी बेचना है, लेकिन उछाल पर बेचना है आपको। भाविक आप क्या सलाह देंगे मेटल्स में, कोई पिक आज के लिए? मुझे भी कॉपर थोड़ी वीक ही लग रही है, तो मैं भी कॉपर अराउंड 706-707 के करीब अगर जाता है तो शॉर्ट के रिकमेंडेशन करूंगा 700 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 709 का। नहीं, कॉपर बेचना, दोनों की सलाह है। इनको कमजोर लग रहा है लेकिन करंट लेवल पे आपको नहीं बेचना है, यहां से 4 रुपए ऊपर जाए तब बेचने की सलाह दोनों एक्सपर्ट्स की है, ताकि रिस्क कम रहे, रिवॉर्ड बेहतर आपके लिए हो। क्रूड की बात कर लेते हैं, क्रूड की भी तेजी अब गायब होती दिख रही है। $90 के नीचे अब ब्रेंट क्रूड का भाव आ गया है। एमसीएक्स पर किसी को ट्रेड करना है तो क्या सलाह है? ऑप्शंस और फ्यूचर्स दोनों में बताइएगा दिव्या। कच्चे तेल की मैं बात करूं तो लास्ट महीने 10% ऑलमोस्ट ऊपर थे। मेन रीजन था कि प्रोडक्शन कट जो था सऊदी अरेबिया और रशिया की तरफ से, पर हमने देखा कि एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला, क्योंकि जो मैक्रो फैक्टर्स आ रहे थे वो थोड़े नेगेटिव है। प्रॉपर्टी का जो क्राइसिस था लास्ट पीक चाइना की ओर से आ रहा था, तो वो एक नेगेटिव साइन है प्राइसेस के लिए। और साथ ही साथ जो डॉलर इंडेक्स है वो भी काफी हाई पे हाई मार रहा, 107 के ऊपर है, तो भी नेगेटिव है प्राइस के लिए। तो मेरे हिसाब से कच्चा तेल हम सेल ऑन राइज करके चले, 7,400 का जो पुट ऑप्शन है वो बाय करें 180 के आसपास, स्टॉप लॉस हम 150 का रखें और टारगेट ऊपर में 220 का मेंटेन करें। यानी आपको पुट खरीदने की सलाह, 6,400 के स्ट्राइक की पुट खरीदे 180 पे 220 के टारगेट के लिए। एनजी क्यों गिर रहा है? एनजी में भी आज काफी गिरावट है, इंटरनेशनल मार्केट में तो गिरावट दिख नहीं रही है, नाइमेक्स पे तेजी दिख रही है, यहां पर गिर रहा है। दिव्या क्या करना चाहिए एनजी में? एनजी में कल के जो इंटरनेशनल मार्केट था वहां पे ऑलमोस्ट 3% डाउन है। वेदर जो फोरकास्ट है वो माइल्ड था नॉर्मल से, तो उसके वजह से जो हीटिंग डिमांड है वो थोड़ी सी वीक हो गई है। और साथ ही साथ जो फैक्टर्स है अभी जो भी डेटा आ रहे हैं थोड़े मिक्स है, तो नेचुरल गैस मुझे लगा सेल ऑन राइज करके चल सकते हैं हम। 240 का जो पुट ऑप्शन है वो 13 के आसपास बाय करें, स्टॉप लॉस हम 10 का रखें और टारगेट ऊपर में 17 का मेंटेन करें।
ओके, यानी पुट खरीदने की सलाह आपको लग रहा है कि यहां बिकवाली और आ सकती है। क्रूड और नेचुरल गैस पर आपकी राय क्या है भाविक, छोटा जवाब दीजिएगा। देखिए क्रूड स्टार्टिंग ऑफ सितंबर में 7300 का एक अच्छा रेजिस्टेंस है, अभी वो ब्रेक कर दिया तो वही अभी सपोर्ट बन चुका है। तो मुझे लग रहा है कि 7300 ब्रेक करता है तो क्रूड शॉर्ट कर सकते हैं 7200 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 7370 का। और नेचुरल गैस की भी बात करें तो नेचुरल गैस में भी आई थिंक सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए। 239 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं 235 के टारगेट के लिए और 242 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओके, यानी दोनों एक्सपर्ट्स की राय बिल्कुल सिमिलर है। क्रूड और नेचुरल गैस दोनों बेचने की सलाह है और कॉपर में भी, मेटल्स में भी यहां पर बिकवाली की सलाह रही थी। आज सिर्फ कमोडिटी मार्केट नहीं, इक्विटी मार्केट में भी बिकवाली है। निफ्टी करीब देखिए 125 अंक नीचे है, 19,500 के आसपास। बैंक निफ्टी में 230 अंकों की गिरावट दिख रही है। लेकिन वायदा बाजार में क्या एक्शन है पूरा बताएंगे एफएनओ जंक्शन में डिम्पी ब्रेक के बाद। नमस्कार।